सही तो है, पेंसिल ले रहा था। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या होता है चारक, तुम कुछ जानते हो इसके बारे में? आयनिक आयन से बना हुआ है। हाँ, आयनिक आयन से बना है। आयन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नहीं, आयन चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ग्लास लूं और इस ग्लास में सोडियम क्लोराइड डाल दूं। हाँ चारक, आवाज आ रही है? हेलो चिराग, तो ये सोडियम क्लोराइड नमक होता है। हाँ चिराग, आवाज आ रही है? आ रही है ना? जैसे ही सोडियम क्लोराइड को मैं पानी में डालूंगा, ये पानी में जाके आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज का मतलब होता है ब्रेक, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होकर कटाइंस और अनाइंस बनाएगा। मतलब ब्रेक होकर इसका जो सोडियम है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव अलग हो जाएगा, और जो क्लोरीन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो अलग हो जाएगा। नहीं, पानी में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। पानी में ये दोनों अलग हो जाएंगे, ओके। तो ये जो पानी में जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, इसे ही क्या, उस चार्ज को क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं या आयनाइजेशन बोलते हैं। समझ में आया? तो जो कंपाउंड पानी में जाने पर पॉजिटिव और इस तरह के नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करे, उसे आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा चिराग तुम्हें। तो सोडियम क्लोराइड एक अच्छी एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे हैं, पर मैं सोडियम क्लोराइड ही दे रहा हूँ क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, और कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेंगे। चलो रीड करते हैं। तो कंपाउंड फॉर्म व्हेन टू यूनिट नेमली कटाइन, कटाइन का मतलब होता है प्लस और अनाइन का मतलब होता है माइनस, ठीक है। बोलते हैं कि सोल्यूशन के अंदर जो अनाइन का चार्ज का साइज होता है वो बड़ा होता है, और जो कटाइन का साइज होता है वो स्मॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ये याद रखो। तो अगर कोई दो यूनिट हो कंपाउंड में और उनमें कटाइन या अनाइन हो, तो उसे आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। द कटाइन एंड अनाइन बीइंग अपोजिटली चार्ज, ऑफ कोर्स यार, कोई भी चीज के अंदर दो अपोजिट चार्ज होना जरूरी है, तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यू नो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटाइंस एंड अनाइन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई तो अट्रैक्शन है जिसकी वजह से दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के करीब आए, तो वो जो बॉन्ड है जो इन दोनों के अपोजिशन से हो रहा है, उसे ही बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। The number of cations and anion in compound and the magnitude of electric charge in them in such that positive and negative charge are balance each other। बोलने का मतलब क्या है कि जितने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज अनाइन भी होंगे। दोनों की क्वांटिटी इक्वल होती है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड अट्रैक्शन होगा वो भी कैसा होगा? बराबर होगा। एज अ रिजल्ट अनआयोनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। अगर किसी चीज के अंदर दो चार्ज मौजूद हो और दोनों चार्ज की क्वांटिटी इक्वल हो, अगर बराबर हो, तो ऐसे चार्ज को हम न्यूट्रल चार्ज भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर बराबर करके अपने चार्ज को गायब कर देते हैं, तो ऐसे चार्ज को न्यूट्रल बोलेंगे। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बराबर। आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन नेचर मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जैसे टुकड़ों फॉर्म में होते हैं, जैसे दानेदार, है ना, शक्कर के फॉर्म में। द सरफेस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ आयनिक क्रिस्टल सब्सटेंस हैव डेफिनेट शेप, फिक्स शेप एंड स्मूथ एंड शाइन। इनका जो शेप होता है फिक्स होता है और स्मूथ एंड शाइनी होता है। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसका शेप फिक्स हो, स्मूथ हो, शाइनी हो, उसके स्ट्रक्चर का जो डिजाइन हो एक जैसा हो, अरेंजमेंट एक जैसा हो। क्लियर? तो इसलिए मैंने क्या बोला, ऐसा खड़बूड़ा स्ट्रक्चर फिक्स होता है ना, इसलिए बोला। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयन्स इन द सॉलिड आयनिक कंपाउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बोलते हैं कि जो इनका रेगुलर अरेंजमेंट में जो आयन्स है किसी सॉलिड आयनिक कंपाउंड के अंदर, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब वो कैसे दिखेंगे। ये जो अरेंजमेंट होता है आयन का, वो डिफरेंट होता है डिफरेंट आयनिक कंपाउंड में। डिफरेंट आयनिक कंपाउंड मतलब हो सकता है मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है मुझे पास सोडियम क्लोराइड हो, अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे, तो उनका शेप और भी अलग अलग जैसा होगा। क्या है मेन फैक्टर? द मेन फैक्टर डिटरमाइन द जनरल अरेंजमेंट इन आयन इन क्रिस्टल and their attractive force between oppositely charged ion and repulsive force between the similar charged ion। बोलते हैं इनका जो शेप बनता है ना, जैसे मान लेते हैं कि नमक स्क्वायर शेप में मिल रहा है मार्केट में, तो इसका स्क्वायर शेप क्यों है? तो इसका स्क्वायर शेप का रीजन ये है कि इस पर यहाँ मान लेते हैं हर एक पॉइंट पर
एंड में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो हो सकता है बीच में एक नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से करीब भी आ रहे हैं। यहाँ पे अगर पॉजिटिव छोड़ो ये बीच वाले को, साइड साइड में दोनों साइड कैसा सेम चार्ज है, सेम चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, इस रिपल्जन से यहाँ पे एक डिस्टेंस आ गया, बरोबर। तो ये जो शेप बनते हैं ना वो रिपल्जन और अट्रैक्शन से बनते हैं। जहाँ पे रिपल्जन होगा वहां डिस्टेंस बढ़ेगा, जहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां डिस्टेंस कम होगा, उस बेस में इनके क्रिस्टल के शेप आते हैं। ओके, द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर एज फॉलो। क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो पहला, तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के आयन का साइज क्या है, इससे भी तुम्हारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का शेप कैसा वो बताएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब कंडक्टिविटी, अट्रैक्शन, जोरदार है बॉन्डिंग है या वीक है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा जब बॉन्डिंग आती है ना तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब बॉन्ड, इनके बीच में बोलते हैं ना जब दो चीज जुड़ती है ना तो ऐसा करंट निकलता है, स्पार्किंग करके, समझ में आया? तो एक खिंचते स्पार्किंग है ना उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। टाइम करेगी, जैसे मान लो दो बच्चे समीर और चिराग लड़ाई कर रहे हैं रॉड से, तो रॉड को जब एक दूसरे से टकराते तो ऐसे चिंगारी निकलती है ना थोड़ी देर के लिए, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये कब होएगा? जब दो चीज अपोजिट चार्ज में होगी। क्लियर? बोलते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं और फिक्स होते हैं। ये हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसी चीज को तुम तोड़ोगे ना तो चपटा नहीं होगा, चपटे होने के बाद ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ट्राई दिस, कुछ एग्जांपल दिए, डायरेक्ट हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहाँ पर क्या क्या है, एक बर्नर में मैग्नीज बर्नर लिया है और उसमें सॉल्ट को बर्न किया जा रहा है। ठीक है, जलाने पर देखा जा रहा है क्या बिहेवियर दे रहा है वो। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे जो जनरल प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड की वो देखते हैं। हाँ सर, कुछ बोलना चाहते हो? आगे बढ़े। हेलो, है ना? फिर चलो जनरल प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी उसकी हम एकदम डिटेल में जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में, मतलब हमारे पास दो एटम है तो एक एटम में पॉजिटिव साइन है एक में नेगेटिव, इन दोनों के अपोजिट से यहाँ पे बॉन्ड बनता है। एक एग्जांपल घर का लेते हैं, जैसे देखो मम्मी हो गया और डैडी के बीच में बॉन्ड है, मम्मी है फीमेल और तुम्हारी डैडी है मेल, तो हमेशा देखो अपोजिट ही अट्रैक्शन होता है, हमेशा बॉन्ड बनता है, कभी भी सेम टाइप बॉन्ड नहीं बनता, बरोबर। जैसे किसी को लड़के से शादी नहीं करते हमारे देश में तो थोड़ा एक्सेप्शन होता है। ठीक है, चार्ज ऑलवेज अपोजिट होना चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे लड़का और लड़की की फ्रेंडशिप ज्यादा स्ट्रांग बनती है क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं, है ना। द आयोनिक कंपाउंड आर ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब मैंने बताया जो आसानी से ब्रेक हो जाता है, ब्रोकन इनटू पीस बाय अप्लाइंग प्रेशर। एग्जाम्पल तुम्हारे पास सोप होगा घर में, तो सोप को देखो जोर से दबाओगे ना ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिकुलर मान लो तुम्हारे पास एक सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा है, नमक है, दूसरा सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा है, तो बोलते हैं दो सोडियम क्लोराइड के बीच में जो अट्रैक्शन बहुत मजबूत होता है, कब? जब इसको पानी में डाला जाता है तब। और बोलते हैं कि इनको ब्रेक होने के लिए ना बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। आयनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो कि यहाँ पर मान लेते हैं मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाला है, नमक के अंदर क्या प्रेजेंट है? सोडियम क्लोराइड। तो जैसे ही पानी में जाएगा तो सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हो जाएंगे। अंडरस्टूड? अब इसमें मैंने देखो रॉड डाली है, जो रॉड है ग्रेफाइट की रॉड है और ये बीकर है, बीकर के अंदर पानी भरा है, उस पानी में आप सॉल्ट मिक्स हो गया है तो सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हो जाएंगे। जैसे ही पानी में ये पाउडर जाएगा तो सोडियम क्लोराइड टूट के आयनाइज कर जाता है। आयनाइज का मतलब ये चार्ज प्रोड्यूस करता है। अब इस रॉड पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। इस रॉड पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। तो अब क्या होगा पता है क्या? ये जो सोडियम है ना, सोडियम अपोजिट चार्ज, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है ना, तो सोडियम सारे सोडियम यहाँ के चिपक जाएंगे इस रॉड पे। और ये रॉड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है ना, तो सारे क्लोरीन इस रॉड पे आके चिपक जाएंगे। समझ में आया? तो आयनिक कंपाउंड दिस बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल ओरिएंट इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड आर सेपरेटेड एंड डिसोसिएट। तो पानी में इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पानी में जाकर डिसोसिएट हो जा रहे हैं। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना।
पानी में जाके इनके जो पार्टिकुलर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में ब्रेक हो जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टैब्लिश, तो बोलते एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टैब्लिश होता है पानी के अंदर, जो अलग ही इंटरमॉलिक्यूलर बेस पे अट्रैक्शन करता है। देखो ना, अलग ही है ना, पहले सोडियम क्लोरीन आपस में अट्रैक्ट है, अब उसकी वजह वो रॉड के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, हो सकता है पानी के साथ भी अट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि पानी के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल होता है, H2O होता है ना। तो पानी के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएगा, और नेगेटिव के साथ कौन अटैच होगा, सोडियम अटैच हो जाएगा। इस तरह की भी तो बॉन्डिंग बना सकते हैं पानी के अंदर जाके। अगर पानी का स्ट्रक्चर बनाओ तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा है पानी का। क्लियर, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो जो क्लोरीन है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और जो सोडियम है ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से बॉन्डिंग बनती है। भाई समझ में आ रहा होगा चिराग। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म, और बोलते हैं कि इस तरह से बॉन्डिंग बनती है, और इस बॉन्डिंग से हमें एक सॉल्ट सोल्यूशन, एक एक्वा सोल्यूशन बनता है। मतलब मेरा सोडियम क्लोराइड अब एक्वा सोडियम क्लोराइड होगा, क्योंकि वो पानी के साथ घुल चुका है। समझ में आया। आयनिक कंपाउंड आर हाउएवर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, बोलते हैं ये जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉल्वेंट के साथ सोल्यूबल नहीं होते। कौन से सॉल्वेंट के साथ, केरोसिन, पेट्रोल। और मान लो तुमने एक ग्लास में पेट्रोल लेके आया और उसमें तुम नमक डालोगे, तो नमक पानी पेट्रोल के साथ, केरोसिन के साथ डिजोल्व नहीं होगा, इसे पानी के साथ डिजोल्व होता है। ओके, दिस बिकॉज अनलाइक वाटर अ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट एस्टेब्लिश इन दिस सॉलिड। बोलते हैं कि इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो मौजूद नहीं होती है, जो पानी के साथ इसको अट्रैक्ट कर ले। समझ में आ रहा है चिराग। तो इसलिए पेट्रोल डीजल के अंदर नमक मत डाल देना, कोई फायदा नहीं होगा, वो नमक मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिए किस किस के साथ मिक्सअप होता है। जैसे पानी में नॉन आयोनिक होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 और बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। जिंक क्लोराइड आयोनिक होता है, नहीं पानी में कोई चार्ज नहीं होते, क्लियर, वो न्यूट्रल होता है, हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा। मैग्नीशियम, ये जितने एलिमेंट के नाम दिए ये सब आयोनिक होते हैं। आयोनिक का मतलब क्या है, मतलब पानी में डालने पर इनमें चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। बरोबर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से काफी नई जानकारी मिली हमें, है ना। अब यहाँ पर आते हैं मेटलर्जी पर। मेटलर्जी क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन फॉर द यूज इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब समझ में आया, आसान भाषा में होगा। मान लो एक जगह पे तुम लोग ग्राउंड में खेल रहे, और बाद में ना वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, साइंटिस्ट लोग आते हैं, यहाँ से हटो, यहाँ से भागो, पुलिस भी आ जाएगी, बोलेगा चिराग समीर इधर से निकलो यहाँ से। तो तुम लोग यार क्या हो सर, क्यों भगा रहे हैं हम लोग को, ये तो हम लोग का क्रिकेट का ग्राउंड है, हम लोग यहाँ पे जिंदगी भर से खेल रहे हैं। तो लोग बोलेंगे अरे हम लोग ने यहाँ पे मशीन से चेक किया है, तो हमें पता चला कि इस जमीन के अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये जमीन अभी गवर्नमेंट की हो गई, यहाँ पे गवर्नमेंट खुदाई करके आयरन निकालेगी। तो जब गवर्नमेंट खुदाई करेगी ना, तो उसका ऐसे पत्थर मिलेंगे, और तुम बोलेगा अरे सर डॉक्टर ये तो सिर्फ पत्थर है, इसमें कहाँ आयरन है। तो इस पत्थर के अंदर ना आयरन भी मिक्स है, हम लोग इस पत्थर में से आयरन को ना एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट मतलब, तो तुम बोलेंगे एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो वो लोग बोलेंगे हम लोग इसकी सफाई करेंगे अलग अलग मेथड से, इसके अंदर से जो आयरन, प्योर आयरन है उसको निकालेंगे। तो बोलेंगे ओ, तो बोलेंगे तो तुम बोलेगे अरे अच्छा सर मैं समझ गया, आप मेटलर्जी करोगे। तो जो साइंटिस्ट लोग एकदम घबरा जाएंगे, बोले अरे बेटा तुम्हें कैसे पता मेटलर्जी क्या होता है। तो बोलेगा अरे मेरे को सर ने पढ़ाए थे। तो बोलेगा अच्छा बताओ बेटा मेटलर्जी क्या होता है। तो तुम बताओगे कि मेटलर्जी वो मेथड होता है जिसके जरिए हम लोग किसी मेटल को किसी ओर के जरिए हम लोग प्योरीफाई करते हैं। तो बोलेगा अरे बेटा ओर का मतलब क्या होता है। तो तुम चिराग वो समझदार हो जाओगे, तो बोलेगा अरे ओर का मतलब नहीं पता, और यही तो है जो पत्थर तुमने मेरे को बताया, इसके अंदर और वो चीज होती है जिसके अंदर आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो ये पत्थर के अंदर आयरन बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको और बोलते हैं। तो बोलेगा अरे बेटा तुम तो बहुत ज्यादा ही जानकार हो। तो वो साइंटिस्ट बोलेगा ठीक है बताओ फिर मिनरल का मतलब क्या होता है। तो बोले मिनरल भी और ही होता है। तो बोलेंगे फिर दोनों का अलग अलग शब्द क्यों है। तो तुम बताएंगे कि जिसके अंदर ज्यादा मात्रा में आयरन मिले उसको और बोलते हैं, और जिसके अंदर कम मात्रा में आयरन हो पर कम मात्रा में प्रेजेंट हो उस पत्थर में, तो उसको मिनरल बोलते हैं। तो साइंटिस्ट एकदम खुश हो जाएंगे और तुमको एक चॉकलेट देके वहां भगा देंगे वहां से। ठीक है, तो कैसी लगी चिराग स्टोरी। ठीक है, अब जरा और स्टडी करते। तो स्टडी में क्या पाया कि हमारे अर्थ पर कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो अर्थ की जमीन पर रिएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो नॉन रिएक्टिव फॉर्म में होते हैं।
तो नॉन रिएक्टिव फॉर्म में होता है गोल्ड, डायमंड, ये सब ऐसे फॉर्म है। बहुत अच्छी बारिश हो रही है बाहर, है ना, चला काफी तेज। तो नॉन रिएक्टिव फॉर्म मतलब गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया। जैसे डायमंड गोल्ड को तुम आसानी से पता कर सकते हो, जो खुदाई करोगे ना चमकेगा, अरे बाप रे इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, तुमने यार ये तो गोल्ड डायमंड है ना। तो ये मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होता। पर कुछ ऐसे मेटल है, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया, पत्थर के अंदर आयरन मिक्स है और उस पत्थर में मिट्टी भी लगी है ना। तो ये सब रिएक्टिव मेटल, ये क्या करते हैं, ये मिट्टी पत्थरों के साथ मिक्स होकर अलग फॉर्म में प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे मान लो कंबाइन होकर सॉल्ट बना लिया, या हवा के साथ मिलकर ऑक्साइड बना लिया, या कार्बन के साथ मिलकर कार्बोनेट बना लिया, या सल्फर ज्यादा था तो उसके साथ सल्फाइड बना लिया, या नाइट्रोजन मिट्टी में ज्यादा रहा तो नाइट्रेट बना लिया, बराबर। इस तरह से मिक्स होकर कंपाउंड बना लेते, जिसकी वजह से इनको प्यूरिफिकेशन करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें इनको बहुत ध्यान से हटाना भी है, और इस तरह से हटाना है कि हमारा जो प्योर चीज है वो भी मिल जाए, बराबर। जैसे घर में मम्मी क्या करती है, चाय बनाती है, तो जब डैडी को चाय पत्ती चाय देती है तो छन्नी का इस्तेमाल करती है। छन्नी यहाँ पर क्या करता है, चाय में जो चाय की पत्ती होती है हम वो नहीं पीते, वो चाय की पत्ती को रोक लेता है और प्योर चाय को नीचे से निकाल के अपने डैडी को देता है, और डैडी सुटकी मार के बोलते हैं वाह क्या चाय है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, छन्नी क्या कर रही है, प्योरिफिकेशन कर रही है, राइट। तो इसी तरह से हमारे पास जो मिक्सिंग फॉर्म में जो ओर्स है, जिसमें ज्यादा मात्रा में मेटल की क्वांटिटी है, उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन। और उस मेथड को क्या बोलते हैं, उस तरीके को जिसके जरिए प्यूरिफाई करते हैं मेटल को, मेटलर्जी बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। मिनरल का मतलब तो तुमने ही बता दिया चिराग, है ना, साइंटिस्ट लोग को, और और का मतलब भी तुमने ही बताया, तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होगा, वो जगह जो, हाँ तो यहाँ पर मेटलर्जी का मतलब क्या है, हमारे मेटल को प्योर करके निकालना, है ना, ओर में से। तो उसके लिए सबसे पहला मेथड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन मतलब, अरे जाहिर बात है, अगर मान लो जमीन में गड़ी हुई एक मूर्ति तुमको मिलती है देवी की, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं लोग, उसको धोते हैं ना पानी से, राइट। तो हम हमेशा कोई भी चीज, कुछ गंदी चीज मिलती है, मान लो बाहर गए कीचड़ में खेल रहे थे और चप्पल में पूरा कीचड़ लग गया, तो तुम क्या करोगे, घर पे आके क्या करोगे, उस कीचड़ को पानी से साफ करोगे ना, वॉश करोगे ना। तो सेम पहला प्रोसेस क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। इसमें क्या करेंगे, जो गैंग है, गैंग यहाँ पर क्या होगा, गैंग बोले तो कचरा, जो डस्ट पार्टिकल या कचरा जो चिपक गया ना कीचड़ विचड़, वो उसको गैंग बोलते हैं। उस गैंग को ओर में से अलग करेंगे, इस मेथड को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ डिजायर मेटल इज इंक्रीज। इसमें क्या होगा, जब तुम कचरा साफ करोगे तो तुम्हारी चप्पल में, चप्पल एकदम साफ हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। मान लो मूर्ति है तो पूरा चमकना शुरू होगी थोड़ी बहुत, है ना। Various way are used for this purpose. However, exact way of use depend upon the physical property of metal. अच्छा एक और चीज, तुम कौन कौन सी चीजों को पानी से साफ करो, वो डिपेंड करता है वो चीज कैसी है, वो पानी के साथ कैसा बिहेव करती है, बराबर ना। मान लो तुमको बाहर एक चीज मिलती है, मान लो कोई लिक्विड चीज मिलती है, डीजल मिल गया और डीजल में पानी मिक्स है, तो तुम घर पे आके क्या उसको पानी से साफ करोगे क्या, डीजल को, पेट्रोल को, नहीं ना। तुम्हें पता है पानी मिक्स कर दूंगा तो डीजल और खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज बोल रहा है कि चीज को साफ करना पे डिपेंड करता है वो चीज है क्या, बरोबर। मान लो तुमको मर्क्यूरी मिलता है, तो तुम्हें पता है मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में ही होता है, उसको पानी से साफ करके तो पूरे मर्क्यूरी में पानी मिक्स हो जाएगा, तो तुम्हारा पूरा मर्क्यूरी खराब हो जाएगा, बरोबर। तो इसलिए ये डिपेंड करता है तुम्हारे पास चीज क्या है, उस हिसाब से अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। तो अब कॉन्सेंट्रेशन में सबसे पहला मेथड क्या है, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटी। ग्रेविटी वाला मेथड घरों में बहुत टाइम से यूज किया जाता है। देखो ना, मम्मी ऐसा छन्नी ले लेती है, उसमें बहुत सारा अनाज लेगी और हाथों से वो छन्नी को ऐसा हिलाती है अप एंड डाउन। तो हिलाने पे क्या होता है, जो बड़ा बड़ा कचरा ऊपर आ जाता है और छोटा छोटा कचरा नीचे बैठ जाता है, और होल से बहुत सारे जो दाने वो नीचे गिर जाते हैं, बरोबर। आटे को भी प्यूरिफाई करने के लिए मेथड यूज किया जाता है। छन्नी रहती है, उसमें आटा डालते हैं, फिर मम्मी हाथ से आटे को ऐसा हिलाते रहेंगे। हिलाने पे क्या, जो फ्रेश आटा है जिसमें कोई कचरा है वो नीचे से गिरता जाता है। इस तरह से आटे को फ्रेश प्योर कर लेते हैं। इस मेथड को ग्रेविटी मेथड करते हैं, ग्रेविटी की वजह से वो फ्रेश आटा नीचे गिर रहा है ना। तो बिल्कुल क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो मेरे पास पत्थर है ना ओट्स का, उसको पहले मैं क्रश करूंगा पत्थर से और पीस दूंगा।
पीसने के बाद मैं इस शटर में, ये एक शटर है, इसके अंदर ऐसे से लाइंस गई है, इसमें मैं उसको डालूंगा और पानी भी डालूंगा साथ में। पानी पुट करने पे क्या होगा, उस ओर के अंदर जो कचरा होगा वो हल्का होगा। हमें पता है जो कचरा होता है वो लाइट होता है, पार्टिकल्स है ना, डस्ट पार्टिकल। तो लाइट पार्टिकल पानी से बह के बाहर निकल जाएंगे। और जारी बात है जो मेटल होता है वो हैवी होता है, तो वो हैवी मेटल वो तुम्हारी जो शटर है जो भी है ये टेबल इसी में रह जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा। सिर्फ कचरा ही है जो पानी से बाहर गिर जाएगा। बरोबर, समझ में आया? और ये मशीन काम कैसे करेगी ना, ऐसा वाइब्रेट होती है लेफ्ट राइट की तरफ, यंग 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 इस तरह से वाइब्रेट हुई। अब चलो सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड का नाम है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड भी ये मील में यूज किया जाता है। एक बड़ा सा टैंक कंटेनर होता है, उसके अंदर साथ को नीचे दिखाया गया डायग्राम, अच्छा समझ में आएगा। सेम मेथड है, इसमें से मशीन अलग स्टाइल की है, इसमें पानी भरा जाता है, ऊपर से मैं क्या करूंगा पाउडर और मतलब जो पत्थर हो रहा है ना उसको क्रश करके इस पानी में डाल दूंगा। अब जारी बात है तुम्हें पता है जो इसके अंदर जो गैंग पार्टिकल है, गैंग मतलब डस्ट पार्टिकल हल्के होते हैं, तो सरफेस पर ही तैरते रहेंगे कचरा। बरोबर, कचरा तो डूबेगा नहीं, डूबेगा क्या, मेटल डूब जाएगा। तो जो डूबा हुआ है वो तुम्हारा क्या रहेगा, और रहेगा। और जो कचरा है फिर पानी को बाहर फेंकेंगे तो जो भी कचरा है गैंग पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। और नीचे से पानी को साफ बाहर निकालेंगे और एक हिस्से से और को अलग निकालेंगे। बरोबर, इसके एग्जाम्पल देता हूं मैं। मान लो तुम शरबत बना रहे हो, शरबते मंजिल बना रहे हो, उसमें तुम नींबू डालते हो। अब नींबू तो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, फिर शक्कर डालोगे। मान लो तुमने शक्कर को ज्यादा मिक्स नहीं किया तो शक्कर देखो नीचे ही बैठा रहता है, कभी देखा पानी में रहेगा। अब जब तुम पूरा जूस पी लोगे तो भी शक्कर कैसे नीचे बैठा रहेगा। तुम्हारी जो शक्कर ये तुम्हारा प्योर और है, और जो पानी में तुमने नींबू डाला वो कचरा है तुम्हारा। बरोबर, तो कचरा तुमने पूरा ले लिया, पी लिया, पर शक्कर गया क्या, वो मेटल हमेशा नीचे, क्योंकि वो वजनी होता है ना, इसलिए नीचे ही बैठा रहेगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं सेपरेशन का, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मेथड का भी यूज करेंगे जब तुम्हारे मेटल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, आयरन। जैसे मैंने स्टोरी बताया था ना, ग्राउंड के अंदर आयरन प्रेजेंट है बहुत, तो गवर्नमेंट वाले बोलते हैं यहाँ से जाओ, यहाँ हम लोग आयरन निकालेंगे। तो ये मेथड बहुत बेस्ट होता है। इसमें क्या करेगा, पहले क्रश कर देने का पूरे ओर को, फिर यहाँ से डाल देने का, तो यहाँ से वो जाएगा पट्टे में गिरेगा। ये जो पट्टा है ना मैग्नेट का बना रहता है, इसमें मैग्नेट रहता है। तो ये पट्टा क्या करेगा, जो मैग्नेट है उसको पकड़ के रखेगा। जब अब जरे पता है ओर के साथ कचरा और मैग्नेट सॉरी आयरन दोनों है, तो ये पट्टा जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो जो कचरा है वो तो पट्टे के साथ चिपकेगा नहीं, कि कचरे में आयरन नहीं है, तो कचरा ये डिब्बे में कलेक्ट होगा, और जो पट्टे के साथ जो आयरन वो चिपका ही रहेगा, चिपका ही रहेगा, और यहाँ पे आके गिरेगा। समझ में आया? तो इस तरह से ये बेल्ट काम करता है। ये कब काम करेगा, जब तुम्हारे कचरे के अंदर क्या प्रेजेंट हो, आयरन। तो इस तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं। समझा? एक और मेथड है जिसका नाम है फ्रॉड फ्लोटेशन मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल कब करेंगे, जब तुम्हारे कचरे में क्या प्रेजेंट होगा, सल्फर। अगर सल्फर प्रेजेंट है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे काम करता है, तो तुमने देखा दादी अम्मा कैसे घी निकालती है दूध में से, घी को ऐसे फेंटना पड़ता है ना, घी ऐसे मान लो दूध है उसको ऐसा फेंटते हैं, है ना, रोलिंग करके या अप एंड डाउन करके, तो फेंटने पे फेस आता है ना। वो फेस को फिर दादी क्या करती है, अलग कर देती है। वो फेस ही क्या रहता है, घी रहता है। पता है ना घी निकालने का तरीका, बिल्कुल सेम टू सेम वही तरीके से इसमें, और जिस और में सल्फर प्रेजेंट होता है ना उसको अलग करते। क्या कर देगा, इसमें पहले ऑयल ले लेने का। ऑयल कौन सा रहता है, ये नॉर्मल खाने वाला तेल भी ले सकते हैं। वो तेल लेने का और उसके बाद मिक्सचर अपना जो ओर है ना उसका मिक्सचर डाल देने का। फिर ये जो मशीन है ना ये अप एंड डाउन होती है, ऐसा आप पुश ऊपर नीचे करने का। ऊपर नीचे करने में फेस आएगा। बरोबर, ये जो फेस रहेगा एक्चुअली तुम्हारा क्या रहेगा, ये एक्चुअली तुम्हारा सल्फर ओर रहेगा, उसको अलग कर लेने का। और जो कचरा है वो तेल में ना नीचे की तरफ बैठ जाएगा, तेल के साथ मिक्स हो जाएगा। उस कचरे को हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। अच्छा मेथड है कि नहीं? तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग मेथड यूज होते हैं। ठीक है, सफाई करने के लिए। एक और मेथड है जिसका नाम है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा, मान लो एक पत्थर तुमको मिला, उसके अंदर एल्यूमिनियम भी है और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। अब परेशानी हो गई ना, एक ही के अंदर दो और प्रेजेंट है ना। तो ऐसे में हम लोग लीचिंग मेथड यूज करेंगे। ये मेथड में क्या करते हैं, हम लोग एक मेटल को निकाल देते हैं और एक मेटल को हासिल करते हैं एक बर्तन में।
द फर्स्ट स्टेप इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब निकालना, ठीक है। मेटल, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम देयर ओर इन द मेथड ऑफ लीचिंग। ये मेथड कब यूज करते हैं? जब तुम्हारे पास नोबल मेटल होंगे ना, जैसे गोल्ड, सिल्वर, तब ये मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द और डिजॉल्व इन दैट सोल्यूशन ड्यू टू स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे, हम ओवर में सोल्यूशन डाल देंगे। वो सोल्यूशन क्या करेगा, सिर्फ कचरे के साथ ही रिएक्ट करेगा और जो गोल्ड है उसको सेपरेट कर देगा। इस तरह से हम लोग अपने मटेरियल को निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन दिया है जो मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा सारा मेथड हो गया वॉशिंग मेथड। अब यहाँ से हम लोग मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्शन करेंगे वो मेथड हम लोग यहाँ से सीखेंगे, ठीक है। तो बोलते हैं मेटल ऑफ द टॉप रिएक्टिव सीरीज। जितने भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब रिएक्टिव होने की वजह से इनको रिएक्शन से हटाना, मतलब जो और चिपके हुए ना इनके साथ मजबूत, अभी भी हम लोग ने इतना सफाई के बाद भी अभी भी मेटल के साथ बहुत सारे इम्प्योरिटी चिपकी हुई है, उसे अब हमें अलग करना है। तो उसके लिए मान लो पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब रिएक्टिव मेटल है। इन रिएक्टिव में से जो कचरा है अभी उसको निकालना है, तो उसके लिए क्या करें हम लोग, तो हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब वो जो रिएक्टिव मेटल है वो, हाँ ठीक ठाक है, तुम्हारे में मेरे को नहीं लगता इतनी ज्यादा डिटेल होगी। ओके ओके, चेक करना है क्या, एक ठीक है, सिर्फ ये पार्ट ठीक है। अभी यहाँ पे रिएक्टिव में ना दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, रिएक्टिविटी होती है, एक ऑक्सीडाइजिंग, एक रेड्यूसिंग। मतलब क्या है कि या तो कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को रिएक्टिव बनाया होगा, या तो कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को रिएक्टिव बनाया होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग बोलते हैं। समझ में आया? तो रिएक्टिविटी दो टाइप की होती है, एक ऑक्सीडाइजिंग और एक रिड्यूसिंग। चलो एग्जांपल समझते हैं ज्यादा सिंपल से। तो बोलते हैं कि मेटल में देखो, फॉर एग्जाम्पल सोडियम ले लो, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है किसी रिएक्शन के तहत, बरोबर। तो अगर यहाँ पर प्लस से पहले है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन कहलाएगा। यहाँ पे जो क्लोरीन है, एरो के बाद इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। बोलते हैं यही दो वजह हो सकती है कि कोई दो चीज रिएक्टिव फॉर्म में, बरोबर। तो अब हम लोग को इसकी रिएक्टिविटी को अगर रोकना है तो हमें इसे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग होने से रोकना पड़ेगा, तभी वो चीज क्या करेगी अपना, अगर मान लो अगर ऑक्सीडाइज करी तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन वापस ले ले, बरोबर। तो बोलते हैं जो एल्यूमिनियम होता है ना, तो एल्यूमिनियम में ये बिहेवियर दिखाई देता है। तो एल्यूमिनियम को प्योर करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड यूज करना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब तुमने देखा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, जैसे एक चम्मच है उसमें चांदी का पानी चढ़ाना है, तो उसके लिए ये मेथड यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड यूज किया जाता है। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, एल, कलर कैसा होता है, सिल्वर व्हाइट, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। ये लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 होते हैं। एल्यूमिनियम बीइंग रिएक्टिव मेटल डज नॉट अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट। बोलते ये बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। एल्यूमिनियम इज द थर्ड हाईली अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। बोलते ये अबंडेंट एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे ज्यादा कम, बोलते हैं ना, मुश्किल से ही पाया जाता है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइड। बोलते इसको निकालने के लिए ना इसका बॉक्साइड होता है। बॉक्साइड क्या, एक ओर है, मतलब एक बड़ा सा पत्थर होएगा, उसके अंदर एल्यूमिनियम ये मिक्स फॉर्म में रहता है, ठीक है। बॉक्साइड कंटेन 30 to 70% एल्यूमिना, Al2O3, एंड रिमेनिंग पार्ट इज गैंग। बोलते हैं कि 30 से 70% हमारा प्योर एल्यूमिनियम आता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो कचरा रहता है इसके अंदर। बोलते हैं इसके ये ना सैंड, सिलिका और आयरन ऑक्साइड के मिक्सचर से बनता है। बोलते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के दो तरीके। तो पहला तरीका है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओवर। इसमें क्या करेंगे, हम बॉक्साइड ओवर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर देंगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा, ये जो सोडियम है ये एल्यूमिनियम के साथ इंटरेक्ट करेगा, और इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल ये आउट हो जाएंगे। तो ये मेरे को अभी जो मॉलिक्यूल मिला है सोडियम एल्यूमिना है, अभी भी प्योरिटी नहीं है, इसको फर्दर रिएक्ट करेंगे। इसके बाद इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे। हाइड्रोलाइज करने पे क्या होगा, ये जो सोडियम एल्यूमिनियम ब्रेक होंगे, ये सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और एल्यूमिनियम मिलकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब यार वेरी नहीं है, हाइड्रोक्साइड कैसे बना, पानी के एडिशन से। तो अगर मैं इसको हीट करूं या जला दूं तो जलने पर क्या आ जाएगा, मेरे को प्योर मिल सकता है कि नहीं।
अब क्या कर लेंगे, हम लोग को जो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम है, एक और मेथड यहाँ पे दिया है, ऊपर वाला मेथड खत्म हो गया। इधर क्या करेंगे हम लोग, फिल्टर करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को अलग करेंगे, उसके बाद इसको जला वार्म करेंगे। जलाने पर क्या होगा, जलाने पर इसका ये जो OH है गायब हो जाएगा। अंडरस्टूड। दूसरा एक और मेथड है, इसमें क्या करेंगे, जो अपना बॉक्साइड है ना, इसको बॉक्साइड बोलते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये सोडियम एल्यूमिनियम बनेगा। सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को फर्दर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मुझे एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। इस सोडियम एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड को फर्दर क्या करेंगे, हीट करेंगे चैम्बर में, एकदम गर्म कर देंगे। जलाने पर इसका पूरा OH आउट हो जाएगा और मुझे मिलेगा एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड मिलेगा। अब मुझे इस ऑक्सीजन को निकालना है, तो ऑक्सीजन को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, रिड्यूसिंग प्रोसेस इस्तेमाल करूंगा। एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसको रिएक्ट करूंगा, जिससे इसका ये ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। उसको आउट करने का देखो नीचे मेथड बताया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम लोग बहुत सारे रॉड यूज कर रहे हैं। ये सारी जो रॉड है ये एनोड है, एनोड का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इसके साइड में जो कोटिंग है ना, ये पूरा ग्रेफाइट की है, ये नेगेटिव रॉड की तरह काम करेगा। इसके अंदर जो सोल्यूशन है ये एक्चुअली हम लोग ने ये डाल दिया है, ये जो मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनिया है ना, इसको मिक्स डाल दिया है। ठीक है, अब जारी बात है रॉड, और इसके नीचे जैसे ही इसको ऑन करेंगे पावर सप्लाई को, तो ये पूरा एल्यूमिनियम मेल्ट होना शुरू होगा, और जो मोल्टन एल्यूमिनिया है उसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और जो कचरा रहेगा वो ऊपर तैरता रहेगा। समझ में आया? इन दिस मेथड molten mixture of alumina is done in a steel tank. The tank has a graphite lining in the inner, तो ग्रेफाइट की लाइन है। The lining does work of as a cathode. ये जो लाइन है वो कैथोड का काम कर रहा है। कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज। The lining does the work of cathode as a set of graphite rod deep in the molten electrolyte work as a anode. और जो रॉड है वो एनोड का मतलब पॉजिटिव चार्ज का काम कर रही है। क्रेओलाइट एक टाइप का सोल्यूशन, देखो नाम लिखा हुआ है, और फ्लोरोस्पार, ये इसको बोलते हैं CaF2 को, आर एडेड इन द मिक्सचर लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये दो जो मिक्सचर को ऐड क्यों किया गया है, ताकि ना इसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर सके एल्यूमिनियम का, जो कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड। बोलते जो एल्यूमिनियम है ना, वो कैथोड पे जाके, ये जो है ना, ये इस पे आके डिपॉजिट होना, चिपकना शुरू हो जाएगा। ओके, क्यों ये डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि तुमने करंट पास किया, करंट पास करने की वजह से। मोल्टन एल्यूमिनियम बीइंग हैवियर देन इलेक्ट्रोलाइट, बोलते जो मोल्टन एल्यूमिनियम बहुत वजनी होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो नीचे की तरफ बैठना शुरू होगा, कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, एंड वहीं से हम लोग क्या करेंगे, नीचे से एक होल बनाएंगे और वहां से इसको कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। और जो इसके अंदर जो ऑक्सीजन मिक्स था ना, ये एनोड में जाके कलेक्ट होना, बबल्स के फॉर्म में आउट हो जाएगी। नीचे ने वो रिएक्शन दिया, अपना रिएक्शन क्या था, Al2O3 था ना, तो ऑक्सीजन आउट हो गया ऑक्सीडेशन होके, और एल्यूमिनियम रिडक्शन होके नीचे से कलेक्ट हो गया। तो ये रिएक्शन दिखाया गया। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और एल्यूमिनियम उस इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके अपने आप को सुधार कर प्योर एल्यूमिनियम बना लिया। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मटेरियल। और भी तरीके हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए, जैसे यहाँ पर एक मेथड का नाम दिया है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड है, अगर तुम किसी चीज को हीट कर रहे हो, और हीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर प्रेजेंस ऑफ एयर हीट कर रहे हो मतलब तुम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हो, राइट। तो ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। अगर तुम किसी चीज को हीट कर रहे हो बिना एयर के, मतलब बिना सप्लाई ऑफ एयर के, तो उसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन मेथड बोलते हैं। तुम ये दोनों मेथड के जरिए जिंक को प्यूरिफाई कर सकते हो। पहले में हम रोस्टिंग मेथड कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट कर रहे हैं, तो मुझे जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। दूसरे में कैल्सिनेशन कर रहे हैं, अब्सेंस ऑफ एयर कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे और जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। दोनों में तो जो मेन प्रोडक्ट है ना, वो देखो सेम मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट अलग मिल रहा है। बाय प्रोडक्ट वो होता है जिसकी हमें नीड नहीं होती, वो मिल रहा है रिएक्शन की वजह से। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे मुझे क्या मिला, ऊपर के प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड। अब मुझे इसको प्योर करना है, तो इसमें मैं क्या ऐड कर दूँ, कार्बन। कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को घसीट लेगा ये इधर, ताकि जिंक को अलग कर सके, और जिंक को प्योर कर दिया उसने। कमाल है कि नहीं। अब मान लो मेरे को अगर मैग्नीज को प्योर करना है, तो मैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करूँ, एल्यूमिनियम। तो ये डिमांड के बेस पर होता है, सबसे अच्छा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम बहुत सारे होते हैं, उसका एक पूरा एक चार्ट है जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। आगे जब साइंस से पढ़ोगे तब ये चार्ट पढ़ेंगे।
यहाँ पे बस याद रखिए ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये ऑक्सीजन को घसीट लेगा, यहाँ से भी ऑक्सीजन को घसीट कर मैग्नीज को प्योर कर रहा है ना। इधर पे देखो आयरन ट्राइऑक्साइड डीएस को प्योर करने के लिए एल्यूमिनियम यूज कर, ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन घसीट कर आयरन को प्योर बना रहा है। ये सारी चीज होती कहाँ पर, तो बोलते हैं एक बड़ी सी मशीन में होती है, ये मशीन दिखाई गई है। तो इस मशीन के अंदर इनको गर्म किया जाता है, ठीक है। बोलते हैं रेल रोड को भी काटने के लिए कुछ इस तरह का ही मेथड अपनाया जाता है। वहां पे गरम, एकदम गरम गरम स्लैग डाल देते हैं, ये स्लैग क्या करता है, इसको पूरा कट कर देता है। स्लैग भी एक तरह का कचरा ही होता है। अब ये तो रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट किए, मान लो अगर मेरे को लेस रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना है उसको प्योर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर लेस रिएक्टिव हो तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग होता है, इनमें ऑक्सीडाइजिंग करेंगे, रिड्यूसिंग नहीं करेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट है तो उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज में ऑक्सीजन ऐड करने पे क्या होगा, ये कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, अभी भी प्योर नहीं हुआ। इस कॉपर ऑक्साइड को फर्दर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्योर कॉपर मिलेगा। समझ में आया रिएक्शन कैसे हैपन हो रहा है। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना। एरो आपका मतलब क्या है कि ये गैस फॉर्म में हवा में उड़ जाएंगे, समझ में आया। तो अगर लेस रिएक्टिव होगा तो ऑक्सीडाइज करेंगे, मोर रिएक्टिव होगा तो रिड्यूसिंग मेथड ये इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं थर्ड मेथड। अभी भी जो मेरे पास जो मेटल है एकदम प्योर नहीं है, अभी भी इसमें थोड़ा बहुत कचरा बाकी है, तो रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग में क्या करते हैं, रिफाइनिंग के अंदर हम लोग ना जो प्योर मेटल में अभी भी जो थोड़ा बहुत कचरा पड़ा है ना, उसको इलेक्ट्रोलाइज मेथड के जरिए अलग करेंगे, ठीक है। अब रिफाइनिंग मेथड में बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे एक मशीन होती है, तो मान लो तुमको रॉड मिल गई, तो मशीन ने यहाँ से ना गर्म करना शुरू की थी, यहाँ पे एकदम चमक जाएगा, जहाँ पे ज्यादा चमकार होगी वहां पे प्योर हो जाएगा और कचरा ना आगे बढ़ता जाएगा। तो मशीन भी धीरे धीरे ऐसा आगे बढ़ते जाएगी और पूरे कचरे को एक साइड करके बाहर निकाल देगी, ठीक है। इसका मैं वीडियो तुमको भेज दूंगा, वो वीडियो देखने के बाद तुमको पूरा समझ में आ जाएगा कि काम कैसे करता है। तो यहाँ पर हमारा एक्सट्रैक्शन खत्म। अब आते कोरोजन ऑफ मेटल। बहुत बार देखा गया कि हमारा जो मेटल होता है उसमें रस्टिंग आ जाती है, चाहे कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे आयरन हो, जिसकी वजह से देश में काफी नुकसान हो रहा है इस रस्टिंग वजह से, है ना। बार बार बोर्ड बनानी पड़ती है। हमारा टीवी हो गया, हमारे पास जो भी मेटल की चीजें, देखो ना जंग लगने लगता है, फ्रिज में जंग लगने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग को फ्रिज चेंज करनी पड़ जाती है ना। अच्छी खासी मशीन चलती रहती है पर जंग की वजह से हमें मशीन चेंज करनी पड़ती है, तो उस चीज को कोरोजन बोलते हैं। बोलते हैं गवर्नमेंट को ना लाखों करोड़ बिलियंस का नुकसान होता है इस कोरोजन की वजह से। तो अभी भी हम लोग को कोरोजन का हल नहीं मिला है, थोड़ा बहुत सोल्यूशन मिल गया है पर एकदम प्योर सोल्यूशन नहीं मिला है। तो अभी भी हम लोग को साइंटिस्ट की जरूरत है, चिराग जैसे साइंटिस्ट की, जो इसका इलाज निकालें। तो चलो, रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल कॉज लार्ज फाइनेंशियल इशू। अरे बहुत लॉस होता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडस्ट्री परेशान हो गई है रस्टिंग से, ठीक है। जिसकी वजह से लोगों को बार बार चीजें बनानी पड़ जाती है ना। जैसे बड़ी बड़ी जो शेप है या जो प्लेन बनाए जाते हैं, प्लेन में तो भी प्रॉब्लम आता है, पूरा मेटल का यार, लेकिन रस्टिंग हो रहा है, वापस से प्लेन तोड़ के बनाओ, कितना नुकसान होता है, खरबों तो लग जाते हैं एक प्लेन बनाने में, है ना। आयरन रिएक्ट, अब ये होता क्यों है रस्टिंग, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें भी देखो वही चीज लिखी शॉर्ट में। जो आयरन होता है वो एयर जो होती है ना, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब जिस एयर में पानी प्रेजेंट होता है, हमारे एयर में पानी प्रेजेंट होता है, इसके साथ रिएक्ट करके एक रेडिश सब्सटेंस बनाती है। उसका देखो केमिकल फॉर्मूला लिखा है Fe2O3H2। इसको आयरन हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ये फॉर्म करती है, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ना प्रोडक्ट, यही रहता है रीजन रस्टिंग होने का। दूसरा एक और है, कॉपर में कुछ अलग ही होता है। कॉपर में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हवा में मिक्स होता है, ये क्या करता है, कॉपर की सरफेस के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर का जो लश्यर होता है ना, शाइन, उसको खत्म कर देता है और धीरे धीरे कॉपर को खाने लगता है और कॉपर का एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, कॉपर कार्बोनेट। ये जो कॉपर कार्बोनेट है, यही तो है कॉपर का रस्टिंग। अजीब है ना। और ये रस्टिंग तुमको क्या लगता है, ये सिर्फ परत पे नहीं आता, ये इसको ना पूरा डिस्ट्रॉय करते रहता है, खाते रहता है, इसे खत्म कर देता है पूरे आयरन को अगर रोका ना जाए। और एक्सपोजर ऑफ एयर, चलो सिल्वर का पढ़ते हैं। सिल्वर को भी अगर हवा में रखा गया है ना तो काला पड़ने लग जाता है सिल्वर, देखो यहाँ पे दिखाया गया। तो सिल्वर काला क्यों पड़ा है, तो बोलते हैं कि एक्सपोजर एयर में वो सिल्वर है सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, हवा में जो सल्फर है, और ये सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ये जो सिल्वर सल्फाइड है ये इसको खाते रहता है। दूसरा एल्यूमिनियम पे आते हैं। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म।
बोलते हैं जो ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये जो पूरा उसको खाना शुरू कर देता है। तुमको पता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ग्रीन होते जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कॉपर का बना हुआ है, समझ में? और ये कॉपर हवा के साथ मिल मिल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पॉल्यूशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या हो रहा है? रस्ट हो रहा है, कुछ टाइम के बाद टूट जाएगा, अपने आप ब्रेक हो जाएगा। इसलिए इन सबकी रिपेयरिंग होते रहती है। प्रिवेंशन ऑफ करोजन कैसे प्रिवेंट करें, कैसे बचाएं हम लोग? हमें साइंटिस्ट चाहिए चिराग जैसा, कैसे लाएं ऐसे साइंटिस्ट को? जिसके लिए बहुत सारे मेथड है। पहला मेथड है रोकथाम, रिएक्शन से रोको। पर रोके कैसे? है ना मेथड, हम पेंट कर देते हैं या ऑयल लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं। तो देखो मान लो तुम्हारे पास साइकिल तो होगी चिराग, है ना? तो साइकिल के साथ क्या, अगर साइकिल में भी जंग लगता है तो क्या करते हैं? टायर में हम लोग तेल लगाते हैं ना, ऑयल या ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस ऑयल क्या करते हैं? जो जंग को लगने नहीं लगता है और साइकिल एकदम स्मूथ चलते रहती है। दूसरा क्या करते हो, जंग लग गया मान लो रॉड पे, तो तुम क्या पेंट मार दोगे, है ना, पेंट ब्रश से। तो पेंट भी एक अच्छा तरीका है। पेंट क्या करेगा, हवा से इंटरेक्शन ही रोक देगा। जब हवा उसके साथ लड़ेगी नहीं तो उस पर जंग कैसे लगेगा? सही है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे मेथड है। जैसे एक मेथड है जिसको गल्वेनाइज बोलते हैं। गल्वेनाइज में क्या करते हैं, जो जिंक होता है, जिंक इज अप्लाइड टू प्रिवेंट कोरोजन। इसमें क्या करते हैं, मान लो तुम्हारे पास आयरन और स्टील है, मान लो खिल्ला है, तो तुमने तो मार्केट में खिल्ला एकदम चमकते रहता है सिल्वर की तरह, है ना? वो इसलिए चमकता है क्योंकि उस पर जिंक की कोटिंग की जाती है, उस पर पेंट मारा जाता है जिंक का। ऐसा क्यों करते, कील पे पेंट क्यों मारते? बोले जो आयरन का कील बना रहता है ना या स्टील का, उस पर जब जिंक की कोटिंग करते हैं तो वो इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। अब ज़ाहिर बात जब हवा के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तो उसमें जंग नहीं लग पाता है। तुम्हें पता है जिंक पे जल्दी जंग लगता नहीं है ना? तो इस जंग से बचाने के लिए अब ज़ाहिर बात बारिश का पानी लगेगा तो जिंक गोज अवे, इनर आयरन गेट एक्सपोज। आयरन अगर एक्सपोज होता है पानी से तो उस पर जंग लगता है, पर जिंक पे अगर पानी लगेगा तो उस पर कुछ नहीं होता है। समझ में आया? तो नीचे देखो दिखाया किस तरह से लोग करते हैं, कॉस्टिक क्लीनिंग, रिंसिंग, पैकिंग, रिंसिंग, फ्लक्स सोल्यूशन, डाइंग, जिंक। जिंक की बात की जा रही है। अब इस आयरन को पहले साफ किया गया, उसके बाद ये जिंक का सोल्यूशन में सब डुबाया जा रहा है। डुबाने के बाद उसको ठंडा करते हैं और जो मिलता है वो मेटल जिंक के साथ मिक्सअप मिलता है। एक और मेथड है टाइनिंग। इस मेथड में क्या करते हैं, एक मोल्टन लेयर की ना मोल्टन लेयर को मेटल के साथ कोटिंग कर देते हैं। इसको कल ही भी बोलते हैं हमारी भाषा में। ग्रीनिंग लेयर फॉर्म बाय द सरफेस ऑफ कॉपर। कॉपर में क्या जंग ग्रीन लेयर का होता है, ठीक है? तो ये जो ग्रीन लेयर है ये पॉइजनस होती है। अब ये क्या हो रहा है, मान लो अगर तुम किसी कॉपर के अंदर दूध डाल देते तो क्या होगा, उसमें ग्रीन लेयर बनना शुरू होगी और जो कॉपर में जो दूध है वो पॉइजनस हो जाता है। पता है ना, पॉइजन कॉपर के साथ दूध रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग टर्निंग करेंगे, मतलब जो कॉपर का बर्तन होगा ना उसके अंदर, तुमने देखा बहुत सारा अभी कॉपर के बर्तन आते हैं लेकिन अंदर की जो मेटल होता है वो एकदम व्हाइट व्हाइट रहता है, तो उसमें टर्निंग की जाती है। मोल्टन मेटल डाल के उसके अंदर की जो परत है वो अलग कर देता है। समझ में आया? नहीं, बाहर की परत अलग, अंदर की परत अलग। ऐसा क्यों करते हैं? तुम्हें पता है कॉपर के बर्तन में हीटिंग बहुत मस्त होती है, तो हीटिंग बढ़ाने के लिए बहुत सारा आजकल के बर्तन में कॉपर का नीचे का बेस कॉपर का होगा, अंदर से देखेंगे तो कॉपर नहीं दिखाई देगा, तो अंदर से मोल्टन लेयर डाल देते हैं मेटल की। क्योंकि बहुत सारे खाने कॉपर के साथ रिएक्ट करके इसको सड़ा देते हैं, है ना? दूध एक अच्छी एग्जांपल है। इसी वजह से इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कोटिंग करेंगे, थिन कोटिंग करेंगे एक मेटल के ऊपर। ये थिन लेयर की कोटिंग करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। ऐसा रॉड लगाएंगे, उसके अंदर सोल्यूशन रहेगा। यहाँ पर हमको जिस पे कोटिंग करनी है, मान लो चम्मच पे कोटिंग करनी है सोने की, तो यहाँ पे सोने की रॉड लगाएंगे और उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जैसे चालू करेंगे तो यहाँ का सारा जो सोना है उसके चम्मच के ऊपर परत में चिपकता जाएगा और इस तरह से कोटिंग होगी। इस कोटिंग को एनोडाइजिंग बोलते हैं। समझ में आया एनोडाइजिंग? तो नीचे पिक्चर दिखाई है। एनोड देखो पॉजिटिव चार्ज मेटल है, यहाँ पे एक रिंग दी है ना? चलो पढ़ लेते हैं। इन दिस मेटल लाइक कॉपर एल्यूमिनियम कोटेड विद थिन एंड स्ट्रॉन्ग। इसमें ना कॉपर एल्यूमिनियम दिया है, उसमें हम लोग कोटिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो चांदी का चम्मच ये सब बनाने के लिए ये मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अरे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये देखो वही एग्जांपल दी है जो मैंने दिया था ना। यहाँ पे एक चमची लगाई गई है एक रॉड पे, दूसरी रॉड सिल्वर की। अब जैसे
सेल चालू करेंगे तो ये सारा जो कोटिंग है इस चम्मच के ऊपर परत में आके चिपक जाएगा, है ना, तो चांदी का चम्मच बन जाएगा। ओके, तो काफी हद तक एनोडाइजिंग जैसी मेथड ही है। नेक्स्ट है अलॉय। अलॉय क्या होता है, इसमें ना डिफरेंट मेटल को आपस में मिक्स कर दे। जैसे तुमने देखा अभी 10 रुपए का जो कॉइन है वो काफी अजीब दिखता है ना, ऊपर से चमकता रहता है, अंदर से अलग रहता है, ऊपर से गोल्ड जैसा चमकता है, अंदर एकदम नॉर्मल कॉइन होता है, यानी इसके अंदर आयरन भी है, कॉपर, सब कुछ मिक्स किया गया है ना। तो इसको बोलते हैं अलॉइंग। अलॉइंग में क्या होता है, दो मेटल को मिक्स करने के मेथड को बोलते हैं। इस मेथड से भी रस्टिंग बचाई जा सकती है। तो आजकल जितने भी मेटल आते हैं ना हमारे पास, वो सब मिक्सअप फॉर्म में ही होते हैं। जैसे मान लो अगर गोल्ड है तो बोलते हैं जो प्योर गोल्ड होता है एकदम सॉफ्ट होता है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए इसके अंदर कॉपर, ब्रास मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर समाप्त। सरप्राइज, पूरा पढ़ लिए, है ना। मुझे लगा कि नहीं पढ़ पाएंगे, मैं तो सोचा था